ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका फैसला, जिसे आपने चुना है, जो आपने संदेश दिया है, वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इस वक्त तस्वीर पूरी हद तक साफ हो चुकी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बना रही है, 36 सीटें कांग्रेस के पास आई हैं। तो गुजरात के अंदर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात की गद्दी पर आसीन होने वाले हैं। हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीष कुमार और केजी सुरेश जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। यहाँ तमाम लोग, तमाम नेता, मैं शुरुआत करता हूँ सुरेश जी आपके साथ, तमाम लोग से बात की। कहीं ना कहीं जो स्थितियां पैदा हुई हैं, अगर हिमाचल को देखा जाए, यहां पर भी बीजेपी की सरकार थी, गुजरात को देखा जाए, यहां भी बीजेपी की सरकार थी। गुजरात को लेकर पहले से माना जा रहा था कि कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, लेकिन जो सेटबैक लगा है हिमाचल में बीजेपी को, आपको क्या लगता है कहां क्या कमजोरी रह गई? क्या सिर्फ आपसी गुटबाजी थी, या इसके अलावा जो मुद्दे लेकर बीजेपी चली थी देश में, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, वो एक जगह कारगर होते हैं, एक जगह कारगर नहीं होते? देखिए, गुटबाजी तो एक मुद्दा जरूर रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो कोई खास जो है चला नहीं। उन्होंने वीरभद्र सिंह को लेकर जो मुद्दा उठाया, क्योंकि वहाँ जो पलटवार किया कांग्रेस ने, वो चाहे पिता पुत्र का पूरा मामला रहा हो, या उस वक्त नितिन गडकरी का मामला आया था राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भी पलटवार दिया। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे वीरभद्र पर लगाए गए, तो खुद जो बीजेपी सरकार थी हिमाचल प्रदेश की, वो खुद जेल रही थी। राजीव बिंदल जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं। और उसके ऊपर से एक कोशिश जरूर किया गया कि करप्शन से फोकस हटाया जाए और सीधा जो है कुकिंग गैस पर लाया जाए। ये बीजेपी की तरफ से एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो भी जो है कोई इंडक्शन चूल्हा देने की बात कही गई। लेकिन लगा कि लोगों को शायद लगा कि उनका जो पुराना फॉर्मूला जो 77 से चलता आ रहा है हिमाचल में, कि एक बार कांग्रेस को हटा के बीजेपी को मौका दो, बीजेपी को हटा के कांग्रेस को मौका, लोगों को लगा कि शायद यही बेहतर होगा, इसके बजाय कि हम पंजाब के लोगों ने जो इस बार बिल्कुल ही अलग हटकर एक फैसला लिया था, वो फैसला हम ना करें। ये लेकिन सुरेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब, यहां जिस तरह सुरेश जी ने कहा कि जो परिपाटी चली आ रही थी, 5 साल एक सरकार, 5 साल एक सरकार, मैं यहां थोड़ा सा अलग सोचता हूं। जनता कभी नहीं चाहती कि वो किसी इतिहास में कि 5 साल उसी को देना है, वो सोच के वोट नहीं करती। उसके अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं। पूरे देश में एनडीए जिस तरह से यूपीए 2 के खिलाफ खड़ी रही कि भ्रष्टाचार है, इन घोटालों में गिरी है, वही बात उन्होंने वहां पर की, और वो उल्टा उनके ऊपर पड़ गई, वो क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में थी। तो आज जनता इतना तो समझ चुकी है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो पहले आप अपना गिरबान झांके, अगर आपके दामन साफ सुथरा है तो आप दूसरे पर आरोप लगाएं, और इसका फैसला भी सामने है। शायद देखिए, एक एलिमेंट को जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, ना कोई टीवी चैनल उसको डिस्कस कर रहा है, ना ही कोई एनालिस्ट इस मामले को सामने लेकर के आ रहे हैं। वो मसला है कि वी शुड नॉट फॉरगेट कि पिछले 2-3 साल में इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है, चाहे वो बाबा रामदेव के रूप में हो, चाहे वो अन्ना हजारे के रूप में हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के रूप में हो। और उसका नतीजा ये है कि ये जो हिमाचल की जो आप बात कर रहे हैं, आप हिमाचल बहुत घूमे हैं, और लोगों को भ्रष्टाचार कांग्रेस की और बीजेपी की, उन दोनों के भ्रष्टाचार से लोगों को परेशानी थी। लेकिन चूंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। आप बीच में रुकना चाहूंगा। आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, उनका तो 2 टाइम एजेंडा है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, वो तो इसी एजेंडे पे है। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट ही नहीं पड़ी तो उन पार्टियों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं नजर आता। नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही वोटिंग पड़ेगी, और लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, लेकिन उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए दे वेंट बैक विद देयर ओन फिलॉसफी। देयर आर 2 थिंग्स। एक, मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से, टेलीविजन की वजह से लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है किसी भी सरकार के लिए। एक, इसलिए हर सरकार ऐसा लगता है कि अंडर परफॉर्म कर रही है, इसलिए सरकार से जो है वो विश्वास हट जाता है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से वो परेशान होते हैं, महंगाई से परेशान होते हैं। उनको सब समझ में आता है कि कौन सी केंद्र के द्वारा हमें परेशानी हो रही है, कौन राज्य के द्वारा संचालित है। लेकिन अगर ऑप्शन ना हो तो जनता क्या करे? तो जो ऑप्शन ना जब हो, तो ऐसे में जनता सबसे सीधा रास्ता ना लेती है कि वो सीधे
जो सरकार में नहीं है उसको वोट। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूं कि अगर सिर्फ विकल्प की बात है तो जब विकल्प होगा तब की बात की जाए। अभी तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो बड़ी नेशनल पार्टीज रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, और क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, उनका भी अपना अस्तित्व है कुछ राज्यों की अगर बात की जाए। लेकिन इन दोनों राज्यों में हिमाचल में कभी भी कोई क्षेत्रीय पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा, गुजरात में भी ऐसा कोई खास वर्चस्व नहीं रहा। जीपीपी इस बार बनी थी, गुजरात परिवर्तन पार्टी केशुभाई पटेल की 2 सीटों पर रही है, कुछ खास असर नहीं दिखा पाई है। हिमाचल में हिलोपा अलग हुई थी महेश्वर सिंह की बीजेपी से, लेकिन वो भी कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सीट महेश्वर सिंह निकाला है, रॉयल ब्लड है, कुल्लू के राजा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी सीट निकाल ली। लेकिन सवाल ये उठता है, आप विकल्प की बात करते हैं जहां दो ही पार्टियां नेशनल लीडिंग पार्टी वो आपस में 5-5 साल कर रही हैं, और कांग्रेस अपनी उस चीज में सफल हो जाती है जिसके खिलाफ लगातार बीजेपी लगी हुई है। तो इसे आप कांग्रेस की जीत कहेंगे या बीजेपी की हार? ये देखिए, ये बेसिकली लोगों ने न बीजेपी को हराया है और ना ही कांग्रेस की जीत हुई है। ये बेसिकली लोग परेशान हैं, दे वांट टू चेंज, दे डोंट वांट टू सी द सेम फेस अगेन। इसलिए वो जो भी सत्ता में रहेगा सबसे पहले हमला वो झेलेगा। लेकिन गुजरात में क्या लोग परेशान नहीं है? मैं इस पे मैं बिल्कुल सुरेश जी देखिए, परिपाटी की जो बात कही है वो बिल्कुल परिपाटी है, चाहे वो हिमाचल में रहा हो, पंजाब में रहा हो, केरल में है। लेकिन उस परिपाटी को तोड़ने के लिए लोग तभी तैयार होंगे जब उनको लगेगा कि ये सरकार विश्वसनीय है, ये सरकार डिलीवर करती है। इसने जो क्यों कांग्रेस में दोबारा गुजरात में बीजेपी को रिपीट किया जा रहा है बार बार कि जरूर इसमें कोई दो राय नहीं, कई कमियां हैं, कोई जन्नत नहीं बना दिया है गुजरात को नरेंद्र मोदी ने। अभी भी कई कुपोषण का मामला हो, कई पानी का है, कई इलाके हैं, लेकिन कहीं लोगों को लगा कि ये आदमी जो कहता है ये करता जरूर है, हो सकता है देरी से हो लेकिन करता जरूर है, विकास के प्रति इसका प्रतिबद्धता है, ये कर रहा है, और आगे अगर मौका दिया जाए तो हो सकता है हमारा करे। जबकि हिमाचल में शायद लोगों को लगा कि नहीं ये बिल्कुल ही निकम्मे हैं, ये नहीं करेंगे, ऐसा है तो विश्वास आम जनता में नहीं पैदा कर पाएंगे। लेकिन विश्वास की बात करेंगे, आप मोदी जी की बात पे आते हैं, गुजरात में कहते हैं लोगों को विश्वास से कर पाएंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा इससे अलग जाता हूँ। जितना पूरे चुनाव प्रचार की रैलियां हुई, नरेंद्र मोदी जो स्थानीय मुद्दे हैं, किसी एक मुद्दे पे, किसी एक रैली में जो गुजरात के मुद्दे थे कहीं बोलते नजर नहीं आए। वो बात करते हैं सर्किट की, वो बात करते हैं हिंदुस्तान की, वो मेरी एक मिनट मैं पूरी सवाल कर लूं, वो नेशनल लीडर्स पर निशाना साधते हैं, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात करते हैं। एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि मोदी ये चुनाव जीतते हैं 117 का आंकड़ा पार करेंगे, देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। ये किस तरह का परसेप्शन है? नहीं, तो वो तो उसमें फेल हो गए। नहीं, ये तो मीडिया ने सिर्फ वही भाषण दिखाए जिसमें उन्होंने सर क्रीक पर बोला, और बाकी और सारे भाषण तो मीडिया ने नहीं दिखाए। ये पहली बात है। दूसरी बात जो है, मीडिया ने मोदी ने घर का जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया जी, उस मुद्दे का जवाब में जो है उन्होंने कहा कि 5 साल में 50 लाख घर बना दूंगा। उन्होंने इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हर विषय पर 18 पॉइंट का चार्जशीट बनाया था कांग्रेस ने, उसका जवाब दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन नेशनल मीडिया ने सिर्फ नेशनल मुद्दों को उठाया क्योंकि वो इसी के जो है इंतजार में थी कि कब इन पर हमला करेंगे, उस भाषण को हम दिखाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, खुद हमले खुद इस बार नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हुए हैं, इस बार सोनिया और राहुल जी की तरफ से हमले नहीं हुए। क्यों करेंगे? वो भुगत चुके हैं। पिछली बार 2007 में मौत का सौदागर का जो उन्होंने दे दिया था उनके हाथ में, वो तो एक हथियार दे दिया था, वो तो बचते रहे। इसी वजह से आपने देखा कि इस बार जो है कि चुनाव में राहुल गांधी का तो गेस्ट अपीयरेंस था, वो तो गेस्ट रोल में गए और वहां जाके उन्होंने शक्ल दिखाई और वापस आ गए। वो उन्होंने कहीं भी सीरियसली नेशनल, क्योंकि उनका यही डर था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सारा हार का ठीकरा उनका फोड़ा गया, कहीं उसी तरीके से वो भी अखिलेश के साथ तुलना की गई। उनको लगा कि मैं मोदी के साथ नहीं तुलवाना। मैं सुरेश जी एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है गुजरात में जीत की वजह क्या रही? मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी की किस कारण? मोदी के कारण जीती? बीजेपी की नीतियों के कारण जीती? नहीं, बीजेपी की नीतियों के कारण नहीं, मोदी के कारण। मोदी का एक टोटल पैकेज था, और वो पैकेज सिर्फ विकास नहीं था, वेरी रैप्ड पैकेज, बड़ा खूबसूरती से सजाया गया पैकेज। उस पैकेज में विकास भी था, उस पैकेज में हिंदुत्व भी था, उस पैकेज में राष्ट्रवाद भी था। अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे, याद रखिए उन्होंने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। उन्होंने सद्भावना यात्रा करने लेकिन आप हिंदुस्तान में लोकतंत्र में इस तरह की बातें करते हैं तो ये अचंभा होता है, शर्मनाक लगता है कई बार। और तीसरा, उन्होंने सरक्रीक का मुद्दा उठा के राष्ट्रवाद का एक पूरा एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की कि देखिए ये पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहे हैं, इसलिए जो है उन्होंने जितने भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं उनको इकट्ठा करने की, यानी कि वो भी ये परसेप्शन दे रहे हैं जनता को कि मैं भावी प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तो और बिल्कुल आप मानते हैं गुजरात की जनता कहीं ना कहीं जरूर तमन्ना रखती है, उनको लगता है कि कहीं सरदार पटेल को
जो हकदार थे प्रधानमंत्री बनने के, उनको वंचित किया गया था उस समय। तो अब एक गुजराती को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन यहां मुझे ऐसा लग रहा है ये बीजेपी के ज्यादा प्रवक्ता हैं हमारे पत्रकार साथी मोरारजी भाई जो है वो महाराष्ट्र, वो मुंबई स्टेट के थे बेसिकली, वो उस वक्त। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट तो गुजरात को ही कर रहे हैं। प्रेजेंट नहीं, उस वक्त बॉम्बे स्टेट के थे वो। डॉक्टर साहब